ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपना उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आई हूँ जो शायद सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा और विशेष रूप से उन दंपति के लिए, उन कपल्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो कि इस समय वैवाह बंधन में बंध के और फिर वो छटपटा रहे हैं और सेपरेशन की इनकी नौबत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का विवेचन करके स्वयं देख सकते हैं आप। ज़्यादा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आज भी ईश्वर के हाथ में कुछ चीज़ें हैं, उनमें से एक विवाह प्रथा भी है। जैसे जीवन, मृत्यु, विवाह, लाभ, हानि, अपयश और यश ये सब क्या है, ये सब आज भी ईश्वर के हाथ में है। मतलब आदमी चाह के भी इसको अपने नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये भी एक संजोग होता है और इस संजोग को टाला नहीं जा सकता है। जब ऐसी बातें होती हैं तो अपना मन ज़रूर विचलित होता है और ये लगता है कि शायद ये गलती हो गई, पर ऐसा नहीं होता है। ये संबंध क्या है कई जन्मों से जुड़ के और फिर सामने लगातार रिपीटेडली अगर वो उनको ठीक से निर्वाह ना किया जाए, तो आपको हर एक जन्म में उसका एक कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। अब उसको बहुत लंबे नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ कर्म का जो एक वीडियो बनाया है और एक सेकंड मैरिज का जो वीडियो बनाया है, उसको आप मिला के देख सकते हैं कि कहाँ गलती होती है और क्यों होती है और उनसे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आज मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहती हूँ कि कौन-कौन से भाव, कौन-कौन से ग्रह और कौन-कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं जो कि आपके नेटल चार्ट में हैं और वो विवाह विच्छेद कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वैसे तो मैं तो ये सलाह देती हूँ कि जब भी कोई विवाह किया जाए तो इसमें क्या है दोनों मतलब कि कन्या की और वर की दोनों की प्रॉपरली मैचिंग की जाए। लेकिन कई बार ऐसा उसमें भी धोखा हो जाता है, लोग सही नहीं बताते हैं, अपनी बर्थ डिटेल छुपा लेते हैं और उसके बाद फिर जो नतीजा होता है, वो सब देखने के लिए सामने आ जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी में विवाह के लिए ख़ास तौर से देखा जाए सप्तम भाव का उत्तरदायित्व होता है और प्रेम के लिए होता है पंचम भाव और सप्तम भाव मतलब और भी चीज़ों के लिए होता है पर आज मैं केवल विवाह की बात कर रही हूँ और इसके अतिरिक्त और कुछ भाव भी होते हैं जैसे सेकंड भाव जो है आपका परिवार का है, फोर्थ भाव आपकी सुख समृद्धि का है, माता का भी है और भी चीज़ों का है और सप्तम भाव आपके जैसे मैंने बताया कि ये काय का है आपके वैवाहिक जीवन का है, विवाह का है और अष्टम और 12th भाव भी है। अष्टम भाव जो है आपका किससे आपकी जो गुप्त चीज़ें हैं, सीक्रेट चीज़ें हैं, उनको बताता है और 12वाँ स्थान जो है वो आपके बेडरूम प्लेज़र को बताता है। इस तरह से बहुत से भाव को अगर मिला के देखा जाए तो फिर सही उसका क्या बन जाता है कि कहाँ गलती हुई है और कैसे अगली बार फिर कैसे सुधारा जाए। अगर एक बार किसी से हो भी जाती है सही मतलब दुर्भाग्य से, तो उसको ऐसा नहीं कि जीवन भर उसके नाम पर रोते रहो। अगर आपका आत्मा अलाउ कर रही है, आपका मन अलाउ कर रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके साथ-साथ एक बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो किस्मत होती है आदमी की, जो लक होता है, वो आपसे 4 कदम पहले चलता है और वो भाव कौन-सा कहलाता है, अपने नेटल चार्ट में 9th भाव, जो भाग्य स्थान कहलाता है। धर्म भाव भी होता है, पिता का भी कहीं-कहीं मानते हैं उसको, बहुत सी चीज़ों के लिए। आज केवल विवाह पे इस पे डिस्कस करेंगे। तो न इस तरह से बहुत सारे भाव इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो सेपरेशन होते हैं उनकी सबकी मुख्यतः 4-5 चीज़ों को के कारण होते हैं। जैसे कि मानसिक मतलब मानसिक स्थिति, मेंटल लेवल अगर नहीं मिलता है, तब भी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। दूसरा आर्थिक, अगर आर्थिक बैलेंस नहीं हो पाता है, जीवन में मतलब पैसे की कमी होती है और अगली पार्टी जो है वो 1-2 में से एक पार्टी ज़्यादा पैसा चाहती है, एक के पास आमदनी कम है या मिल-जुल के नहीं चल पा रहा है उनका घर, तब भी ऐसी स्थिति में अलगाव की स्थिति बन जाती है। एक पारिवारिक कई बार ऐसा होता है कि पति-पत्नी अच्छा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन उन दोनों के परिवार में कुछ ऐसी फूटन डालते हैं कि जिससे कि उनके अंदर सेपरेशन अलग होने की भावना आने लगती है।
उसके बाद चारित्रिक मतलब जो कैरेक्टर जो होता है, अगर चारित्रिक रूप से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और उसके बाद है लास्ट में शारीरिक, शारीरिक सुख भी उतना ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आदमी मन से, शरीर से, धन से, हर तरह से अगर संतुष्ट होता है तो फिर वो अलग और एक-दूसरे को परेशान करेगा ही क्यों? और हमेशा एक-दूसरे के सुख-दुःख का ध्यान रखेगा। प्रमुखतः यही देखते हैं, कुछ-कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं। तो कभी-कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि सब कुछ होने के बाद भी आदमी फिर भी अलग रहने की स्थिति में आ जाता है, वो स्थिति बताते हैं। अगर ये 4-5 पॉइंट के अतिरिक्त कुछ और है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको फिर ग्रहों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सप्तम भाव की शुभता और प्रबलता देखना चाहिए। सप्तम भाव से कैसे देख सकते हैं? इसमें सप्तम और पंचम मिला के देखना चाहिए। सप्तम तो वैवाहिक सुख का है ही है और पंचम भाव प्रेम का है। अगर प्रेम का आपके जीवन में अभाव है, तो सप्तम भाव कितना भी मजबूत हो, आप उसको फिर बहुत अच्छी तरह से भोग नहीं कर सकते हैं। ये सब भाव जो मैंने बताया वो सब कनेक्टेड हैं। तो अगर आपका जीवन में प्रेम है और सप्तम भाव भी अगर मजबूत है तो पंचम और सप्तम भाव के स्वामी मतलब उनकी लॉर्ड और वो भाव देखना चाहिए कितने मजबूत हैं। और इसके बाद कुछ ग्रह बताते हैं आपको, कुछ ग्रह में जो क्रूर ग्रह हैं वो ज़्यादातर आ जाते हैं। जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु है, शनि है, केतु है। ये जो है ग्रह ये क्रूर ग्रह कहलाते हैं, पापी ग्रह। अगर ये सप्तम भाव में है या तो अकेले हैं या फिर 2 ग्रह हैं तब भी आपको ये देखना चाहिए कि आपके संग कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है। उसके लिए फिर मैंने जो सेकंड मैरिज वाला वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं आप। अब जहाँ तक ज्योतिष की दुनिया में मंगल को तो वैसे भी सप्तम भाव में कुछ भाव ऐसे हैं उसमें सप्तम भाव भी है तो उसमें मांगलिक दोष मानते हैं। ये मांगलिक दोष मतलब अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो चौथे भाव में सप्तम भाव में, अष्टम में और उधर 12th भाव में आ जाते हैं, तो फिर मंगल दोष का निर्माण होता है। ऐसे में भी फिर दूसरी पार्टी को भी ठीक उसी उसी तरह के टक्कर के ग्रह मिला के फिर शादी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक है भाव वाली बात है कि अगर सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो, जो भी सप्तम भाव की लॉर्डशिप है अगर 6, 8, 12 में प्लेस हो जाएँ तब भी इसकी संभावना बनी बनी रहती है। सप्तम भाव पे अगर शनि की दृष्टि भी पड़ जाती है, अगर शनि की स्वयं की राशि हो फिर उतना ज़्यादा मतलब संभावना उतनी नहीं है। लेकिन अगर उस शनि की दृष्टि और वो भी इसके शत्रु राशि पे हो या वहाँ जो बैठे हों प्लेसमेंट जिनकी हो ग्रह की वो शत्रु ग्रह हैं, तब भी ऐसी स्थिति में अलकाओं की स्थिति ये शनि बना देते हैं। लेकिन शनि से अगर अगर देखा जाए मिला के तो एकदम जल्दी नहीं होता है विवाह विच्छेद। उसमें क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है मतलब लंबे समय तक शनि का काम ही हर काम को लंबे समय तक खींचना। तो वो अलगाव तो हुआ लेकिन ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो इसलिए सप्तम भाव में अगर कोई ऐसा मैलेफिक प्लैनेट बैठा है और जैसे कि राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, तो ये देख लेना चाहिए कि अगली पार्टी के में अगर उससे सौम्य ग्रह हों और उनके ग्रह मैत्री मतलब मिला के खास तौर से देखना चाहिए। तो ये ग्रह मैत्री का मैं अभी बाद में बताने वाली हूँ, अभी केवल आप प्लैनेट के हिसाब से देख लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी लग्न है जैसे मान लीजिए कोई लग्न ऐसी जिसके सूर्य उसके विपरीत है, तो अकेला सूर्य ही सप्तम भाव में है उसको सेपरेशन के लिए काफ़ी होता है। मतलब अगर सप्तम भाव में सूर्य हो जाए और उसके विपरीत मतलब जो लग्न है, उसमें उसके शत्रु ग्रह की प्लेसमेंट हो या लग्न ही शत्रु ग्रह की हो, तब भी ये ऐसी संभावना 100% बन जाती है। मैंने खुद भी देखा है ऐसा कि ऐसी स्थिति में सूर्य काफ़ी होता है सेपरेशन करने के लिए। अब इसके अलावा और भी बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए शनि आपके नेटल चार्ट में अच्छा है, स्पेशल है और वो उसकी दृष्टि भी अच्छी है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने से ज़्यादा उम्र के एज से जो होते हैं, उनसे शादी आपकी बैठती है, लेकिन जीवन अच्छा चलता है, ये भी देखना होता है। स्पेशल शनि के नाम से उसको जाना जाता है। और गुरु क्या है? गुरु के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 ग्रह और हैं जीवन में, वो क्या है? एक तो गुरु है और दूसरे शुक्र हैं।
तो जो कन्या की जो हॉरोस्कोप है, कुंडली है, उसमें गुरु की स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि सप्तम भाव में अगर गुरु की अकेले बैठे हों, तो वो या तो डिले कराते हैं आपके नेटल चार्ट में शादी को, या फिर संबंध विच्छेद जो है वो विच्छेद नहीं होता, शादी होने ही नहीं देते हैं। सप्तम भाव में गुरु अगर उनकी शत्रु राशि में बैठे हैं, तब ज़्यादा संभावना है। अगर अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो कि मीन और इनकी जो राशियाँ हैं धनु, और इसके अलावा अगर वो अपनी उच्च राशि कर्क में भी बैठे हैं, तब फिर ऐसी स्थिति में अगर विवाह संबंध बिगड़ भी रहे होते हैं, तो गुरु उनको सँभाल लेते हैं। तो गुरु एक ऐसे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, वो कभी भी अलगाव नहीं चाहेंगे। तो ये देखना चाहिए कि अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और वो अपनी राशि में है या उच्च में है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, शुक्र है। शुक्र अगर पीड़ित हो जाए किसी भी तरह से, तो शुक्र की कम्बस्ट हो जाए या नीच राशि में हो जाए और सप्तम भाव में वो बैठ जाए, उस पे दृष्टि भी पापी ग्रहों की हो जाए, तो आप मानिए कि आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से खराब होगा या संबंध विच्छेद हो सकता है। शुक्र के लिए भी मतलब ये इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जीवन में। विवाह की देरी के साथ बृहस्पति देखते हैं, और शुक्र को जो है और भी सुख होते हैं, उसमें एक शारीरिक सुख भी आ जाता है, आकर्षण भी हो जाता है। बहुत से कारण इसमें अलग-अलग हो सकते हैं, शुक्र अगर कम्बस्ट हो जाए तो। इसके अलावा सप्तम का भाव में अगर कोई शुभ ग्रह भी हो और उसके सप्तम भाव के दोनों तरफ 6th भाव में और 8th भाव में पाप का त्रियोग, मतलब 2 पापी ग्रह का अगर बैठ जाएँ वो, तब भी वो ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे कि आपको चैन से नहीं रहने देंगे और बिलगाव कर सकते हैं। तो ये स्थिति भी हो जाती है। अब इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, मत सब मिला के मैं एक आपको सारांश में बता रही हूँ। अगर एक तो ये बताया पाप का त्रियोग का भी निर्माण, उसके वजह से भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती और कई बार सेपरेशन हो जाता है। और इसके अलावा अगर शुक्र की प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया, अब उसको भी देख लेना चाहिए। 6, 8, 12 में तो नहीं। अगर उच्च राशि में शुक्र या बृहस्पति, फिर आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ-साथ ये स्थिति अलग-अलग हिसाब से देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं मंगल की बात करती हूँ, अगर मंगल अच्छा नहीं है, सप्तम भाव में है, तो आपको क्या होगा, लड़ाई-झगड़ा होता रहेगा। आप लोगों को इन जो पति-पत्नी है, वो जीवन के प्रत्येक रिश्ते खराब हो जाएँगे, और उसमें एक ये मैरिज लाइफ़ भी होती है। आपके और रिश्ते भी खराब कर देगा मंगल, और मैरिज लाइफ़ भी डिस्टर्ब करेगा। और उसमें कई बार ऐसा भी देखा गया था तो कि जो स्पाउस जो होता है, वो पहले शारीरिक कष्ट से गुज़रता है, उसके बाद फिर मतलब परेशानी होने के बाद फिर सोचता है कि मैं अब इसके साथ मेरी नहीं निभ सकती है। अब इसके अलावा अगर सूर्य के हिसाब से देखें, जैसे मैंने बताया कि सूर्य अकेला ही होता है, जो एक अगर आपके शत्रु राशि में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, शत्रु लग्न का फिर उसके ऊपर प्रभाव है, तभी वो आपको अलगाव की स्थिति में डाल देता है। जहाँ तक है बृहस्पति अगर ऐसी स्थिति बना रहा है, कम्बस्ट है या नीच राशि में है, सप्तम भाव में है, अहंकार आ जाता है स्पाउस में, कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अहंकार के द्वारा अगर आप किसी बात को डील करेंगे, तो आपको फिर उसका मतलब बिलगाव का सामना करना पड़ेगा, सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा। अगर शुक्र की स्थिति खराब है और सप्तम भाव में है, कम्बस्ट है, तो ये क्या होगा कि एक स्पाउस में से 2 में से लाइफ पार्टनर से एक बहुत महत्वाकांक्षी होगा, और उसके वजह से सेपरेशन की स्थिति बना देगा वो। राहु के कारण आदमी भ्रमित रहता है, एक-दूसरे पे शक करते हैं, और भ्रम की स्थिति के कारण सेपरेशन बन जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मंगल और केतु दोनों एक साथ सप्तम भाव में अगर आ जाते हैं, तो क्या होता है कि इन जो उनके फायर एलिमेंट होता है सप्तम भाव में, बहुत हो जाता है। हमेशा लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं और कोर्ट तक मामला पहुँच जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना कोर्ट के ही आपस में सुलह समझौता से निपट जाते हैं, लेकिन जब फायर एलिमेंट वहाँ ज़्यादा हो जाता है, तो कोर्ट केस तक बात पहुँच जाती है। तो ऐसी स्थिति को आपको देखना चाहिए, और अगर हो सके तो कोर्ट से बचने के पहले ही आपस में सुलह समझौता करके अलग होने की स्थिति का निर्माण कर स्वयं करना चाहिए।
अब इसके ये के लिए मतलब मैं थोड़ा एक संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ इसके अलावा कुछ और परिस्थिति नहीं होगी। एक एक साधारण-सी बात मैं बता रही हूँ कि सैटर्न और राहु, मंगल और सूर्य और केतु ये जो शनि भी इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ग्रह तो होते ही हैं और सप्तम भाव, पंचम भाव और जो और मैंने जो भाव बताए उनको देखना चाहिए। ये हो गए कुछ विशेष परिस्थितियाँ। अब इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जैसे कि आपकी नवांश जो कुंडली होती है वो उस ख़ास तौर से विवाह के लिए देखी जाती है। आपको अपनी नवांश कुंडली कोई भी सॉफ्टवेयर में आप निकाल सकते हैं, उसको निकाल के देखना चाहिए। नवांश कुंडली में उसका क्या देखना चाहिए, आपकी लग्न देखना चाहिए और फिर सप्तम भाव जो है आपका वो देखना चाहिए, उसमें प्लेसमेंट देखना चाहिए किस ग्रह की है और सप्तम भाव में अगर कोई भी प्लेसमेंट नहीं है मतलब कुछ भी नंबर लिखा हो, उस नंबर को देख लेना चाहिए आपके नवांश में कि कहाँ है वो। अगर दूसरे भाव है राशि आपके उसमें नवांश कुंडली में, दूसरे भाव में कौन-सी राशि आ जाती हैं, ये आ जाती हैं मिथुन और मिथुन लग्न, मिथुन राशि दोनों और कन्या लग्न, कन्या राशि और उसके बाद मीन लग्न, मीन राशि। तो इसमें क्या है कि दूसरे भाव राशि और लग्न के जो स्वामी राशि हैं, उनकी पोज़ीशन देख लेना चाहिए। 6, 8, 12 में तो नहीं है, कम-बख्त तो नहीं है या वो किसी पापी ग्रह के साथ युति तो नहीं बना रहे हैं, ये मिला के फिर देखना चाहिए। नवांश कुंडली का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसपे ये देखना चाहिए सप्तम भाव पे किसकी दृष्टि चल पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भी संबंध विच्छेद हो जाता है। और इसके साथ-साथ अपन को और बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब अपन लोग शुक्र या गुरु की स्थिति देखते हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि 6, 8, 12 में नहीं है, कम-बख्त नहीं है, दोनों। शुक्र और गुरु दोनों महत्वपूर्ण है ये। अगर ऐसी स्थिति है या बुरे ग्रहों से दृष्ट है, तो तलाक तक नौबत पहुँच जाती है और पाप का त्रियोग में तो भी संबंध विच्छेद हो जाता है। और इसके अलावा और कुछ चीज़ें मैं महत्वपूर्ण बता रही हूँ। जब आप अपने मतलब जब विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने बच्चों के लिए या स्वयं के लिए, तो ये देख लेना चाहिए कि दोनों के तत्व कौन-से हैं। अग्नि तत्व है, जैसे अग्नि अग्नि तत्व हुआ और जल तत्व हुआ, दोनों एलिमेंट तो बिल्कुल विपरीत हो गए ना ये। एक-दूसरे को कभी भी एक-दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे और अगर ऐसे तत्व ये दूसरे को एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ये तत्वों का भी मिलान बहुत आवश्यक हो जाता है। उसमें राशियों का भी हो जाता है, ग्रह मैत्री जिसको कहते हैं। ग्रह मैत्री देख लेना चाहिए और और भी बहुत बारीकियाँ होती हैं लेकिन ख़ास-ख़ास अपन स्वयं देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति बन गई है कि मान लीजिए शादी हो गई है और नहीं बट रही है, तो उसमें आपको फिर ऐसा कोशिश करना चाहिए कि सुलह समझौता करके अपनी आगे बढ़ें। लेकिन अगर कहीं कोई गुंजाइश है, जैसे गुंजाइश मैं बताती हूँ किस तरह की है। अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, लड़की की कुंडली में और अगर शुक्र की स्थिति भी अच्छी है और सेम स्थिति बृहस्पति की और शुक्र की पुरुष की कुंडली में मतलब लड़के की कुंडली में भी अच्छी है। मान लीजिए उच्च राशि में बैठे हैं, अपनी ही राशि में है, शुक्र भी उच्च राशि में, अच्छे घर में बैठे हैं, कारक भाव में बैठे हैं, तो क्या होता है ना कि ये थोड़ा-सा समय का फेर होता है। आपकी जैसे छठवें घर की महादशा अंतर्दशा चल रही है या छठवें घर में कोई ग्रह मतलब प्लेस है और उसकी अंतर्दशा महादशा चल रही है। तब मैंने देखा है कि छठवें घर की अंतर्दशा महादशा में अक्सर कर संबंध विच्छेद की संभावना ज़्यादा बन जाती है। मतलब वहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो या वहाँ पर कोई अंक लिखा हो, उन दोनों में से किसी को भी आप देख सकते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए अगर टाल दिया जाए, उसको उस समय को टाल दिया जाए ख़ास तौर से, तो कई बार मैंने ऐसा स्थितियाँ बनती देखी हैं कि सुलह समझौता हो जाता है और अपनी-अपनी राह पे फिर पुनः मतलब उसी तरह से चलना शुरू हो जाते हैं जैसे उनका प्रारंभ हुआ था। तो ये भी देख लेना चाहिए। महादशा, अंतर्दशा भी देख लेना चाहिए। किसी ऐसे ग्रह की तो नहीं चल रही जो अकारक ग्रह है आपके लिए, आपकी राशि के लिए, आपकी लग्न के लिए। अब इसके साथ-साथ अब मैं थोड़ी-सी रेमेडी भी बता देती हूँ कि अगर शनि की वजह से ये परेशानी हो रही है आपको, तो क्या करना चाहिए? छायादान हर शनिवार को करना चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान करें और निडी लोगों को कुछ न कुछ हर शनिवार को खाना खिलाएँ और समय का इंतज़ार करें, अच्छे समय का। कई बार साढ़े 7 ही और
ढैया के प्रभाव में भी आके ऐसी स्थिति बन जाती है और वो समय जब निकल जाता है, फिर खुद भी पश्चाताप होता है, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। अगर सूर्य के कारण ऐसी स्थिति है, तो ये सबसे ज़्यादा कठिन स्थिति होती है, क्योंकि सूर्य एक बहुत पावरफुल ग्रह है और उनकी रेमेडी केवल 2-3 तरह से ही हो सकती है। एक तो सबसे पहले उनको अर्घ देना चाहिए, पिता का एक है मतलब पिता के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। पिता तुल्य या पिता का सम्मान करें, उनकी सलाह मानें। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो फिर अपनी-अपनी ना चलाएँ, पिता के सलाह से आगे बढ़ें। अगर बृहस्पति की वजह से खराब मतलब बृहस्पति दूषित है, जैसे मैंने बताया कि जो शुभ ग्रह हैं वो स्वयं उतने ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देते हैं। बृहस्पति के लिए तो वैसे भी जाना जाता है शुभ ग्रह है और इनकी दृष्टियाँ अगर पड़ रही हैं तो फिर सेपरेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन कभी-कभी बृहस्पति भी दूषित हो जाते हैं, इन पे क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो फिर उनकी शुभता थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो ऐसे में जब दूषित हो जाते हैं तो पीला दान करना चाहिए, जैसे केले हैं, चने की दाल है, बेसन की बनी हुई चीज़ें हैं और बृहस्पति का फास्ट वीक आप कर सकते हैं आप और अगर आपके आस-पास केले का पेड़ हो तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं और सलाह लेके आप पुखराज का भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उच्च है स्वराशि में है, तो फिर ये आपको दान सूट नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। अगर शुक्र कम्बस्ट है, शुक्र की वजह से परेशानी हो रही है, शुक्र कम्बस्ट है या कमज़ोर है किसी भी कारण से या उस पे पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब क्या करना चाहिए ऐसे में सफ़ेद चीज़ों का दान कर देना चाहिए ऐसे में, जैसे फिर मिठाइयाँ हैं और चीनी है, सफ़ेद चीज़ों से मिला के दे दी और सफ़ेद वस्त्र हैं, ये किसी सुहागिन को सफ़ेद वो सुहाग की चीज़ों का दान शुक्रवार को करना चाहिए और ये दुर्गा माँ की आराधना करना चाहिए। ऐसा कल्पना करना चाहिए कि मतलब में तो हमारा अगर स्त्री है तो हमारा सुहाग बचा रहे, अगर पुरुष हैं तो उनको अपने स्पाउस की केयर करना चाहिए। क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री प्लैनेट है मतलब फीमेल प्लैनेट है और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप मेल हैं, तो आपके घर में जो स्त्रियाँ रह रही हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसमें निश्चित रूप से जो दूषित प्रवाह होंगे इन ग्रहों के, उसमें कुछ कमी होगी और आपका जो जीवन है मतलब वैवाहिक जीवन है, वो पुनः प्रेम से शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति जहाँ तक हो अगर एकदम से बनती हैं, जैसे मान लें विवाह हुआ 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ही विवाह विच्छेद हो गया, तो आप मान के चलिए चलना चाहिए आपको। आपका निश्चित रूप से कुछ कर्जा है एक-दूसरे के ऊपर। अगर कुछ समय बाद जैसे कई बार ऐसा देखा है कि वर्षों बीत जाते हैं, उसके बाद एक-दूसरे से को समझने के बाद भी विच्छेद हो जाता है, तो फिर ये ग्रहों की भूमिका है। इसके लिए जो मैंने रेमेडी बताई हैं, उनका आपको पालन करना चाहिए। देख लीजिए आपके नेटल चार्ट में अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो आप उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है और कुछ अनहोनी होने वाली है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सेपरेशन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसी दुखद घटना हो। आप अपना-अपना जीवन स्वयं अपने हिसाब से व्यतीत करके और आगे बढ़ जाइए। और अगर आप चाहें तो उसको मेरा जो सेकंड मैरिज वाला वीडियो उसको देखिए फिर और ज़्यादा आपका कई बार फर्स्ट मैरिज ज़्यादा कुछ लोगों की हो जाती है डिस्टर्ब लेकिन सेकंड मैरिज फिर अच्छी रहती है, उसके लिए वो मेरा वीडियो आपको देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखद रहे और स्वस्थ रहे।